What's up everyone? Welcome back to the channel. Today we are going to start our new plus very interesting chapter, that is measurement of national income of macroeconomics. Okay, so let's begin. मेजर करने के बच्चे तीन मेथड होते हैं नेशनल इनकम को. वन इज इनकम मेथड, अनदर वन इज एक्सपेंडिचर मेथड, and last is value added method. Okay, today we are going to discuss income method. Okay, इसी पे हम डिटेल डिस्कशन करेंगे आज. इनकम मेथड, ठीक है. इनकम मेथड में हमारे को निकालना क्या होता है बच्चे, अगर हमारे को कहते हैं कि कैलकुलेट इनकम, कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड, देन हमें क्या करना है, हमें निकालना है पहले तो NDP एट एफ. ये सब मैंने आपको एग्रीगेट वाले चैप्टर में बताया था. ओके, NDP एट एफ निकालना है. इसमें इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होंगे, तो तीन कंपोनेंट्स हैं NDP एट एफ के. वन इज COE, another one is operating surplus OS, and then MI. ठीक है, क्या है ये COE, OS, MI? COE stands for compensation of employees. OS stands for operating surplus. OS stands for operating surplus, and MI stands for mixed income. Okay. अब COE निकालने के लिए फर्दर इसमें टू कैटेगरीज है इसकी. वन इज wages and salary, another one is employers contribution, another one is employers contribution. ओके, हमें अगर COE निकालना है, बहुत रेयर चांसेस है हमें डायरेक्ट COE लिखा हुआ मिल जाए. हमें ये सब चीजें दी होंगी, हमें उससे COE खुद निकालना पड़ेगा. ठीक है, वेजेस एंड सैलरी, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन. अब फर्दर बच्चे वेजेस एंड सैलरी भी टू पार्ट्स में डिवाइडेड है. वेजेस एंड सैलरी इन कैश एंड वेजेस एंड सैलरी इन काइंड. एक होती है कैश में और एक होती है काइंड. ठीक है, कैश में बेसिकली मीन जो मॉनेटरी बेनिफिट्स देते हैं, मॉनेटरी टर्म्स मतलब कैश की फॉर्म में हमारे को मिलते हैं. ठीक है, इसमें भी फर्दर 7 कैटेगरीज हैं, और ये आप 7 भी 7 याद ही कर लो तो अच्छी बात है. ठीक है, 7 कैटेगरीज वेजेस एंड सैलरी इन कैश की कौन कौन सी हैं. वन इज बेसिक सैलरी, जो आपको पर मंथ सैलरी मिलनी है, बेसिक सैलरी. ठीक है, देन कुछ बोनस भी मिलता है आपको, तो वो बोनस भी इंक्लूड होएगा. उसके बाद BA, OA, OA एंड MA. ये DA, OA, MA क्या, शॉर्ट फॉर्म में याद करने के लिए. ठीक है, DA ये सारे बच्चे अलाउंसेस हैं. ठीक है, DA stands for DLS allowances, OA stands for overtime allowances, and MA stands for medical allowances. Okay, then उसके बाद हमारे पास 6 आता है कमीशन टू सेल्स स्टाफ. हम सेल्स के स्टाफ को कुछ कमीशन दे रहे हैं. कौन से स्टाफ को? सेल्स के स्टाफ. उन्होंने सेल्स इंक्रीज करवाई तो हमने उनको कुछ कमीशन दिया, वो भी बच्चे वेजेस एंड सैलरी इन कैश में इंक्लूड होएगा. एंड लास्ट इज 7, दैट इज LTC. LTC स्टैंड्स फॉर लीव ट्रैवल कंसेशन. LTC स्टैंड्स फॉर लीव ट्रैवल कंसेशन. ये 7 चीजें हैं वेजेस एंड सैलरी इन कैश में जो इंक्लूड होंगी. कौन कौन सी? बेसिक सैलरी, बोनस, DA, OA, MA, ये सारे अलाउंसेज हैं. DLS अलाउंस, ओवर टाइम अलाउंस, मेडिकल अलाउंस. देन उसके बाद कमीशन टू सेल्स स्टाफ, एंड लास्ट इज LTC, लीव ट्रैवल कंसेशन. इसके अलावा कुछ और दे रखा है तो आपको इन कैश में नहीं लेना. ठीक है, लाइक इन 3 अलाउंस के आपको क्वेश्चन उठा के कोई और अदर ट्रैवल अलाउंस दे दिया, कोई और अलाउंस दे दिया कंफ्यूजन के लिए. आपने देखा अलाउंस मिल रहा है, कैश में मिल रहा है, लो जी उठा के क्वेश्चन में डाल दो, नहीं लेना वो. ठीक है, इन 7 के अलावा कुछ और एक्स्ट्रा नहीं लेना वेजेस एंड सैलरी इन कैश में.
अब बात करते हैं वेजेस एंड सैलरी इन काइंड। काइंड का मतलब क्या बचे यहाँ पे, जो मान लो कैश की टर्म में नहीं, नॉन मॉनेटरी टर्म पर डील करता है ये, मतलब कैश के अलावा मान लो कोई और फर्दर कोई और सामान दे दिया, लाइक मुझे भाई फ्री अकोमोडेशन दे दिया, ठीक है, या फिर मुझे फ्री फूड प्रोवाइड कर दिया, ठीक है, एजुकेशन फैसिलिटी दे दी फ्री में, और क्रश फैसिलिटी दे दी चिल्ड्रन को हमारे, वगैरह वगैरह। तो ये कुछ मान लो पैसे से हटके कुछ और फैसिलिटी दे रही हैं, दैट इज इन काइंड, ठीक है। नाउ अब आता है एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। मैं बार बार इतना दबाव डाल के क्यों बोल रही हूँ एम्प्लॉयर्स, वाई सो, बिकॉज बच्चे एक होता है एम्प्लॉयर और एक होता है एम्प्लॉय, इसमें आर और ई का ही खेल है लास्ट में, ठीक है। जनरली क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज करने के लिए एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन दे देता है, ठीक है, और बच्चे क्या करते हैं, हाँ उसे देखा तो कॉन्ट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर ये सब मिलता जुलता आ गया, लॉजी उठा के लिख दी। नहीं, आपको ध्यान देना है, अगर एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन दे रखा है वो आप इंक्लूड लेंगे, ठीक है, एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन इंक्लूड नहीं करना, ठीक है, वो सिर्फ कंफ्यूजन के लिए आया होगा। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, लाइक एम्प्लॉयर हमारा जो होता है वो कुछ अपने एम्प्लॉयज की सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए कुछ सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में कंट्रीब्यूट करता है, दैट इज हमारे को प्रोविडेंट फंड दे दिया, ग्रेजुटी फंड दे दिया, या फिर रिटायरमेंट पेंशन दे दी, ठीक है। अब यहाँ पे वर्ड आया रिटायरमेंट पेंशन, एक होती है ओल्ड एज पेंशन, एक होती है रिटायरमेंट पेंशन। अगर क्वेश्चन में ओल्ड एज पेंशन दिया है ना, वो हम इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि ओल्ड एज पेंशन क्या है, ट्रांसफर पेमेंट है, हम उसको इंक्लूड नहीं करते। हाँ, रिटायरमेंट पेंशन है तो वो इंक्लूड होएगी, ओके। देन नेक्स्ट इज ऑपरेटिंग सर्विस। ये सारा था सीओई कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के बारे में, जिसमें कि हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड करा, वेजेस एंड सैलरी, ओके, एंड एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, ठीक है। वेजेस एंड सैलरी में भी आगे हमने इन कैश और इन काइंड पढ़ा। कैश में ही 7 चीजें हमारे को देखनी है, 7 कंपोनेंट, ठीक है। देन एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन में हमने सीखा एम्प्लॉयर जो कुछ कंट्रीब्यूट करता है, लाइक प्रोविडेंट ग्रेजुटी वगैरह वगैरह, ठीक है। अब बात करते हैं ओएस ऑपरेटिंग सरप्लस। ये भी आपको डायरेक्ट कभी बहुत रेयर चांसेस है क्वेश्चन में दिया हो, आपको घुमा के क्वेश्चन दिया होगा, आपको उसके एलिमेंट्स दिए होंगे, इसके उस एलिमेंट से आपको ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना है, ठीक है। अब इसके एलिमेंट्स क्या क्या है, इंटरेस्ट, रेंट एंड रॉयल्टी, रेंट एंड रॉयल्टी, अभी मैं बताऊंगी वन बाय वन इसका मतलब क्या है, रेंट रॉयल्टी क्या होता है, ठीक है। एंड देन उसके बाद रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ठीक है। देखो बच्चे, इंटरेस्ट मिलता है हमारे को, अगर इंटरेस्ट हो रहा है ऑन योर ओन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन योर ओन तुम्हारी खुद की कैपिटल में, तो वो इंक्लूड नहीं हो, ठीक है, बाकी सारे इंटरेस्ट इंक्लूड होंगे। देन उसके बाद रेंट और रॉयल्टी का क्या मतलब है, रेंट का तो सबको पता ही है, रेंट की भाई हमने कोई लैंड या बिल्डिंग, अपनी कोई प्रॉपर्टी कोई लैंड खाली हमने रेंट पे दे दिया, क्या चीज है, या तो लैंड या बिल्डिंग मैंने रेंट पे दिया, मुझे उससे इनकम मिल गई, तो वो क्या हो गया, रेंट, ठीक है। अब रॉयल्टी क्या है, मैंने लैंड बिल्डिंग के अलावा कोई और फर्दर अपनी एसेट दे दी किसी को, ठीक है, और वहां से मुझे इनकम आ रही है, दैट इज नॉट टू बी एज रॉयल्टी। मैंने लीज पे अपना कोई फर्दर एसेट दे दिया, ठीक है, वो क्या है, रॉयल्टी। रेंट और रॉयल्टी हो, ये भी ऑपरेटिंग सरप्लस में इंक्लूड रहेगा, ठीक है। देन आफ्टरवर्ड्स आता है प्रॉफिट। प्रॉफिट भी फर्दर बचे 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। वन इज corporate tax, another one is dividend, and last is retained earning, ठीक है। कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है, भाई भाई कॉर्पोरेट टैक्स मतलब कि कुछ जो प्रॉफिट होता है वो कॉर्पोरेट टैक्स की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट, टैक्सेस की फॉर्म में हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज नॉट बिकॉज कॉर्पोरेट टैक्स हम टैक्सेस की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, वो भी तरह से क्या है, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। या फिर मैंने प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करा है डिविडेंड की फॉर्म में, मींस हमने शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट दे रहे हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर, ऑन द रेशियो ऑफ देयर शेयर होल्डिंग इन द कंपनी, उनकी जितनी शेयर होल्डिंग है, जितने शेयर है, उनके बेसिस पे हम डिविडेंड उनको दे रहे हैं, ठीक है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो वो डिविडेंड की फॉर्म में माना जाएगा, ठीक है। देन आता है रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग को हम अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी बोलते हैं, मतलब जो प्रॉफिट मैंने डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं किया, मैंने सेव कर लिया, मैंने इकट्ठा कर लिया, ठीक है, कि बाद में फर्दर कभी नीड होगी तब काम आएगा, अभी के लिए हम सेव कर लेते हैं, ठीक है। सपोज मान लो मेरे पास कॉर्पोरेट टैक्स मैंने दे दिया, अब भाई 30 रुपए का 30 का कॉर्पोरेट टैक्स दे दिया, ठीक है।
20 का मैंने डिविडेंड दे दिया, बाकी बचा हुआ मैंने सेव कर दिया, दैट इज रिटेन अर्निंग अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ओके, लास्ट इज मिक्स्ड इनकम। ठीक है, मिक्स्ड इनकम आपको डायरेक्ट ऐसे वर्ड में लिखा हुआ मिल जाएगा, मिक्स्ड इनकम इतनी है। ठीक है, मिक्स्ड इनकम होती क्या है, जो मुझे मेरे खुद के अपने बिजनेस से मिल रही है, किसी के अंडर रह के नहीं, मेरे को खुद के अपने बिजनेस से मिल रही है। लाइक डॉक्टर, अगर डॉक्टर अपना खुद पर्सनल क्लिनिक में, अपने घर में, अपनी रेजिडेंस में वो पर्सनल क्लिनिक खोल के बैठा है, वहां पे पेशेंट को ट्रीट करता है, जो जिसकी इनकम होगी दैट इज नॉट टू बी एज मिक्स्ड इनकम। ओके, ये चार्ट है पूरा, जो आपका पूरा इस इनकम मेथड टॉपिक में काम आएगा। इस सबको सीओई आ जाएगा, सीओई में ओएस एंड देन मिक्स्ड इनकम को आप ऐड कर देंगे, तो बच्चे आपके पास अभी एनडीपी एट एफसी आएगा, और क्वेश्चन में हमें निकालना क्या है, नेशनल इनकम निकालना है। ठीक है, अब नेशनल इनकम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यानी कि मुझे डी से फिर एन पे जाना होगा, तो मैं क्या करूंगी, जो मेरा एनडीपी एट एफसी आएगा ना बच्चे, उसमें मैं ऐड कर दूंगी NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। ठीक है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड कर देंगे एड, तो एनडीपीएट से हम क्या सोचेंगे, नेशनल इनकम हमारी निकल जाएगी। ओके, हमें यही तो कर रहे हैं, यही तो सीख रहे हैं। ओके, तो ये पूरा हमारा क्या था, इनकम मेथड। जल्दी से इस चार्ट का ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ओके, हाँ जी बच्चे, अब हमने इनकम मेथड डिस्कस किया था, राइट। अब हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी चीजें हैं जो इनकम मेथड में इंक्लूड नहीं होंगी। ठीक है, वन इज ट्रांसफर इनकम। ठीक है, ट्रांसफर पेमेंट लाइक स्कॉलरशिप हो गया हमारे पास, ओल्ड एज पेंशन हो गया। ठीक है, ये सब हम इंक्लूड नहीं करते हैं, बिकॉज दीज आर ट्रांसफर पेमेंट। ओके, देन आफ्टरवर्ड्स विंडफॉल गेन्स हो गए। विंडफॉल गेन्स मतलब कि लॉटरीज, हॉर्स रेसिंग वगैरह, तो ये भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, कोई चैरिटी वगैरह हमने कर दी, ये भी इंक्लूड नहीं होगा। डोनेशन वगैरह ये भी इंक्लूड नहीं होगा। या फिर मैंने अपनी सेकेंड हैंड गुड्स, कोई सेकेंड हैंड गुड्स थी, उनको मैंने बेच दिया। ठीक है, सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। अब जब हमने फर्स्ट टाइम उसको बेचा था तब भी तो उसमें कुछ वैल्यू लगी थी ना, अब हम दोबारा बेच रहे हैं, तो वो जो दोबारा वाली, जब हम सेकेंड हैंड बेच रहे हैं ना उसको, हम उसकी वैल्यू इंक्लूड नहीं करते। हाँ, लेकिन उससे मिलने वाला हमारा कोई कमीशन मिल रहा है, कोई ब्रोकरेज मिल रहा है, वो इंक्लूड होगा। ठीक है, commission and brokerage on second hand goods will be included. Okay, but sale of second hand goods and the income received from that will not be included. अगर हम उसे बेच रहे हैं तो इंक्लूड नहीं होगी। हाँ, उनसे कुछ कमीशन और ब्रोकरेज मिल रहे हैं उसी गुड्स पे, सेकंड हैंड गुड्स पे, तो वो हम इंक्लूड कर लेंगे। ओके, देन आफ्टरवर्ड सेल ऑफ बॉन्ड्स डिबेंचर, हमने बॉन्ड्स डिबेंचर बेची है, वो भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे। अगेन, अगर उस पर कोई कमीशन, कोई ब्रोकरेज मिल रहा है, हम वो डेफिनेटली इंक्लूड करेंगे। ओके, तो ये कुछ चीजें थी जो हम इनकम मेथड, हमने इनकम मेथड से सॉल्व करते हैं वक्त हम इंक्लूड नहीं करते हैं नेशनल इनकम निकालने पर। ठीक है, नाउ लेट अस डिस्कस सम न्यूमेरिकल पार्ट। ओके, टू मेक दिस कॉन्सेप्ट मोर क्लियर। ओके, सो फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास आता है, हमारे को गिवन है क्वेश्चन में, वेजेस एंड सैलरी इन कैश 560। क्वेश्चन में हमारे को बच्चे निकालना क्या है, सीओई। पूरा क्वेश्चन नहीं बोला, हमें बोला है कैलकुलेट सीओई, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। ओके, तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में हम लेते क्या क्या है, वेजेस एंड सैलरी इन कैश, इन काइंड एंड एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। राइट, अब देखिए वेजेस एंड सैलरी इन कैश हमारे को ऑलरेडी 560 दे रखी है। देन उसके बाद हमारे को कहीं पे भी इन काइंड तो बोला ही नहीं है, अब तुम ढूंढते रह जाओगे, तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़े तो हमें नेक्स्ट ही दे रखा है वैल्यू ऑफ फ्री मेडिकल फैकल्टी। तो वैल्यू ऑफ फ्री मेडिकल फैकल्टी किसमें इंक्लूड होता है, मतलब कैश के अलावा हमारे को मेडिकल फैकल्टी दे दी हुई है, तो ये भी तो किसमें रहेगा, वेजेस एंड सैलरी इन काइंड में। ठीक है, तो ये कैश हो गया, ये काइंड हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारे को दे रखा है कंपनसेशन रिसीव बाय एन इंजर्ड वर्कर फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। कंपनसेशन मिल रहा है, एक इंजर्ड वर्कर को मिल रहा है, लेकिन दे कौन रहा है, इंश्योरेंस कंपनी दे रही, किसी थर्ड पार्टी से हमारे को मिल रहा है ना, तो क्या लगता है हम इसको इंक्लूड करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। वाई सो, क्योंकि हमारे को थर्ड पार्टी से मिल रहा है, किसी भी थर्ड पार्टी, बाहर की पार्टी इन्वॉल्व होती है तो हम उसका कंपनसेशन इंक्लूड नहीं करते हैं, ये वाला हम ऐड नहीं करेंगे। ओके, अगला ये कंपनसेशन बाय वर्कर इन सेल्स डिपार्टमेंट, यहाँ पे कंपनसेशन मिल रहा है वर्कर को सेल्स डिपार्टमेंट में, तो कहीं ना कहीं बस वो वहीं का है ना, ये वाला कंपनसेशन हम इंक्लूड कर लेंगे। ओके, देन उसके बाद एम्प्लॉयर, चेक करो ध्यान से, एम्प्लॉयर है या एम्प्लॉइज है,
अगर इसकी जगह एम्प्लॉइज होता तो हम नहीं लेते। अभी क्या गिवन है, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो लो जी, जल्दी से टिक लगा दो, इसको भी लेंगे। अब ये आपको खुद सॉल्व करना है। वेजेस एंड सैलरी इन कैश ले लो, इसमें हम ऐड कर देंगे मेडिकल फैकल्टी, दैट इज वेजेस एंड सैलरी इन काइंड। देन उसके बाद कंपनसेशन रिसीव बाय इंजर्ड वर्कर, इंश्योरेंस कंपनी ने दिया है, नहीं लेंगे। बाय सेल्स डिपार्टमेंट लेंगे, ये वाला एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन लेंगे, ठीक है। इन सबको ऐड करके बस थर्ड वाले को छोड़ के तो हमारे पास क्या आ जाएगा, COE, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, यही तो हमें निकालना है। ओके, नाउ बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ओके, इसमें हमारे को निकालना है ऑपरेटिंग सरप्लस। अब जो मैंने समझाया था यहाँ पे वो वाली चीजें तो कुछ भी गिवन नहीं है, ना मुझे इंटरेस्ट गिवन है, ना मुझे प्रॉफिट गिवन है, ठीक है, मुझे कुछ भी गिवन नहीं है उससे रिलेटेड, तो मैं ऑपरेटिंग सरप्लस कैसे निकालूंगी इसमें। ये क्वेश्चन बिल्कुल ही घुमा के देंगे और एग्जाम में इसी तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको, थोड़े से ट्विस्ट वाले। ओके, तो अब इसमें क्या करूंगी मैं, सबसे पहले NDP-FC निकाल लूंगी क्योंकि मुझे उसका मटेरियल दे रखा है। अगर मैं NDP-FC निकाल लूंगी देन मैं उसकी इक्वेशन में पुट कर दूंगी COE प्लस OS प्लस MI मिक्स्ड इनकम, उसमें एक पुट करके मेरे को देखो COE भी दे रखा है क्वेश्चन में और MI भी दे रखा है, पुट करके मैं बाकी सारी चीजें से मैं ऑपरेटिंग सरप्लस निकाल सकती हूँ। तो ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे को NDP-FC निकालना है, वो कैसे निकालेंगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट दे रखा है, ठीक है। IC मतलब इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इंटरमीडिएट कंजम्पशन बचे माइनस होती है, इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस कर दो। COE का अभी NDP-FC निकालते वक्त कुछ भी यूज नहीं है। देन उसके बाद IT, मैंने एग्रीगेट वाले चैप्टर पे आपको समझाया था कि IT भी क्या होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस होते हैं, तो ये भी माइनस कर दो, यानी कि आउटपुट में से IC इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करेंगे, डेप्रिसिएशन मींस वैल्यू ऑफ कोल हो रहा है, फॉरेन वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट, तो कहीं ना कहीं ये भी माइनस होएगा, ठीक है। सब्सिडी, सब्सिडी क्या होती है, IT माइनस होते थे, सब्सिडी ऐड होती थी, तो इसको हम ऐड कर देंगे सब्सिडी को, ठीक है। वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस, डेप्रिसिएशन माइनस प्लस सब्सिडी, वी विल गेट NDP-FC। हमें इन सबको सॉल्व करने पर क्या मिल जाएगा, NDP-FC मिल जाएगा, ठीक है। अब NDP-FC का वैसे फॉर्मूला क्या होता था, जब भी मैंने अभी इनकम मेथड में बताया था आपको, COE प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस MI स्टैंड फॉर मिक्स्ड इनकम। ओके, COE अब क्वेश्चन में दे रखा है, COE की जगह COE पुट कर दो, ठीक है। ऑपरेटिंग सरप्लस तो हमारे को निकालना है, इसको मैं ऐसे ही लिख दूंगी। मिक्स्ड इनकम लास्ट में आपको मिक्स्ड गिवन है 100, तो वो ले लेंगे। और अभी हमने जब इतना सारा माइनस प्लस करके NDP-FC तो हमने पहले निकाल ही लिया, फिर इधर उधर शिफ्ट करके हमारे पास OS आ जाएगा, ऑपरेटिंग सरप्लस, यही तो हमारे को निकालना था। देखो क्वेश्चन कैसे ट्विस्टेड फॉर्म में आया था, राइट। थोड़ा सा हमारे को दिमाग लगाना था बस इसमें कि कैसे घुमा के हम निकाल सकते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हमारे को फुल फ्लेज दे रखा है पूरा, हमें कैलकुलेट करना है नेशनल इनकम। ओके, हमें 10 चीजें गिवन है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल कंफ्यूजन के लिए है, नो यूज, इसको हम नहीं लेंगे, ठीक है। देन पहले आप क्वेश्चन में मार्क कर लिया करिए कि हमें क्या क्या चाहिए, क्या क्या नहीं चाहिए। ओके, देन उसके बाद एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्री, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन 100 रुपीज, ठीक है। अब हम सबसे पहले हम इसमें निकालेंगे क्या, NDP-FC निकालेंगे, ठीक है। तो NDP-FC निकालने के लिए हमारे को 3 चीजें चाहिए, दिमाग में लगाओ, COE, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम। जैसे ही हमारे को ऐसा क्वेश्चन है, सबसे पहले देखो कौन सा मेथड दिया है, इनकम मेथड दिया है, लॉजिक, ठीक है। और फिर हम देखेंगे सबसे पहले हमारे को निकालना क्या होता है, NDP-FC। धीरे धीरे हम छाटना शुरू करेंगे क्वेश्चन में ही, और क्वेश्चन में ही टिक क्रॉस लगाते जाओ, ठीक है। टाइम भी बचेगा और हमारा जल्दी क्वेश्चन भी हो जाएगा, ठीक है, इजी पड़ेगा हमारे को। तो कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल नो, मैंने क्रॉस लगा दिया। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन यस, ये COE का एलिमेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे को इंटरेस्ट दे रखा है 260, ये किसका एलिमेंट हो गया, ऑपरेटिंग सरप्लस का, तो ये भी हम लेंगे, ठीक है। NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, कहीं पे भी इसका यूज नहीं है हमारा NDP-FC निकालने में, तो नहीं लेंगे, इसको क्रॉस लगा दो। रेंट यस लेते हैं, ऑपरेटिंग सरप्लस का एलिमेंट है रेंट, ओके। डिविडेंड, डिविडेंड भी लेते हैं हम, ऑपरेटिंग सरप्लस का एलिमेंट है, लॉजिक टिक लगा दो क्वेश्चन में।
ठीक है। सीटी कॉर्पोरेट टैक्स, सीटी स्टैंड फॉर कॉर्पोरेट टैक्स, ये भी हम लेते हैं, ऑपरेटिंग सरप्लस में निकालते हैं तो ये भी टिक लगा देंगे। देन उसके बाद अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट आ गया ना, देखा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट मतलब रिटेन्ड अर्निंग, ठीक है, ये भी हम लेते हैं तो ये भी हम लेंगे, ऑपरेटिंग सरप्लस में ही आता है ये, ठीक है। उसके बाद NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये भी हम लेंगे, बट इसका काम अभी नहीं है, अभी तो हमें NDPA टैक्स से निकालना, ठीक है, तो अभी इसको थोड़ा सा साइड में कर देंगे हम। उसके बाद वेजेस एंड सैलरी, हमें ये नहीं पता इन कैश है इन काइंड है नहीं पता, तो हम इसी को ले लेंगे, ठीक है। वेजेस एंड सैलरी 650 ले लिया हमने, हमारे को दो चीजें मिल गई सीओई की, कौन कौन सी थी, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन और वेजेस एंड सैलरी, यही तो चाहिए होती है हमारे को, दोनों मिल गई, ऐड कर देंगे तो सीओई आ जाएगा हमारे पास। और उसके बाद इंटरेस्ट रेंट डिविडेंड सीटी कॉर्पोरेट टैक्स अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ऐड कर देंगे तो ओएस मिल जाएगा, ऑपरेटिंग सरप्लस, ठीक है। क्वेश्चन में मिक्स इनकम गिवन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम लेके ही चलेंगे, कोई बात नहीं, जो जो गिवन है मैंने सीओई ओएस को ऐड कर दिया, एनडीपी एट एफसी आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है, हमें तो एनएनपी एट एफसी नेशनल इनकम निकालनी है, तो इसके बाद भी एनडीपी एट एफसी निकालने के बाद भी एक स्टेप होगा जिसको हमने साइड में लगा था, NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, माइनस में गिवन है तो हम भी माइनस में लेके चलेंगे, मतलब जो NDPAT FC आएगा उसमें NFIA माइनस करेंगे क्योंकि हमारे को माइनस में गिवन है, ओके, तो हमारे पास नेशनल इनकम आ जाएगी, ओके।